में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब सभी सियासी पार्टियों की नजर युवा वोटर्स पर है। लेकिन युवा वोटर क्या सोचते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। देश के नौजवानों की एक बार फिर से आम चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। ऐसे में यंग इंडिया की टीम युवाओं की सियासी नब्ज टटोलने के लिए बीकानेर के रामपुरिया जैन लॉ कॉलेज के कैंपस में पहुंची। राजनीतिक पार्टियों के लिए भले ही राम मंदिर राफेल एक बड़ा मुद्दा हो, लेकिन बीकानेर के युवाओं ने बेबाक अंदाज में बता दिया कि उनके लिए सबसे अहम मुद्दा इस बार क्या होने वाला है। चलिए हम सीधे चलते हैं युवाओं के बीच और जानते हैं उनके मन की बात। 2019 में होने वाले देश में आम चुनाव को अब कुछ ही महीने बचे हैं। देश की सबसे बड़ी सियासी पार्टियों ने भी अभी से युवाओं को अपने पाले में करने के लिए राजनीतिक दांव खेलना शुरू कर दिया है। कोई पार्टी युवाओं के लिए नई घोषणा की तैयारी में है, तो कोई पार्टी बूथ लेवल पर जाकर युवाओं से समर्थन की अपील कर रही है। राजनीतिक पार्टियों के लिए युवा वोटर कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि युवा ही हमारे देश के भविष्य है। हमारे देश की दिशा और दशा तय करने में इसी यंगिस्तान की अहम भूमिका होने वाली है, क्योंकि युवा ही अपनी देश का मुस्तकबिल लिखेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या देश की नई सरकार युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी, युवाओं के सपने पूरे कर पाएगी? आखिर युवा संसद में अपना प्रतिनिधित्व कैसा चुनना चाहते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने आज यंग इंडिया की टीम पहुंची है बीकानेर के BJS रामपुरिया जैन लॉ कॉलेज में युवाओं के बीच। बीकानेर के बड़े लॉ कॉलेज में शामिल है रामपुरिया जैन लॉ कॉलेज। इस कॉलेज में 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स शहर और गांव से कानून की पढ़ाई करने आते हैं। इस कॉलेज को 2007-8 में सेपरेट लॉ कॉलेज का दर्जा दिया गया। 2013 में इग्नू के स्टडी सेंटर के तौर पर कैंपस स्टार्ट किया गया। बीकानेर के वर्तमान सांसद बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल हैं, जो मोदी सरकार में केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री हैं। मेघवाल राजस्थान बीजेपी के बड़े चेहरों में से एक हैं। एक सांसद के तौर पर इनकी एक अलग उपलब्धि है, लेकिन युवा सांसद की उपलब्धि अपने सपने उम्मीदों को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, हम सीधे चलेंगे इन युवाओं के बीच। नमस्कार जी, राजस्थान के यंग इंडिया कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आज युवाओं के मन की बात जानने के लिए पहुंचे हैं बीकानेर के BJS रामपुरिया लॉ कॉलेज में, और जहां पर तमाम युवाओं से और यहां के जो कह सकते हैं कि देश की नई बागडोर संभालने वाले युवा मतदाताओं से जानेंगे कि आखिर आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर उनके दिल में क्या है, आने वाली कैसी सरकार वो चाहते हैं। और 5 सवाल कौन कौन से हैं वो हम आपको बता दें। पहला सवाल ये कि 2019 में देश में कैसी सरकार ये लोग चाहते हैं। दूसरा सवाल, सरकार से इनकी उम्मीदें क्या क्या है। तीसरा सवाल, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। इसी के साथ साथ चौथे सवाल की अगर हम बात करें तो अगर आप एक दिन के लिए PM बनते हैं तो क्या करते। साथ ही साथ 5वां सवाल, आपका सांसद आपकी कसौटी पर खरा उतरा या नहीं। इन 500 सवालों के साथ हम शुरू करते हैं आज के यंग इंडिया का हमारा सिलसिला। सबसे पहला सवाल इनसे पूछ लेते हैं कि 2019 में देश में कैसी सरकार ये चाहते हैं, क्या सोचते हैं? सर, हम देश में ऐसी सरकार चाहते हैं जो बिना जात पात के हर किसी का, अब आप देख रहे हो कि गाय के नाम पर भी अब सरकार उसको दलित बता रही है। योगी मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को सुशोभित करने वाले व्यक्ति भी अगर ऐसी बात करेंगे तो आम जनता कैसी करेगी बात। और दूसरी बात रही, नरेंद्र मोदी ने सिर्फ फेंकने के अलावा कुछ नहीं किया है। 5 सालों में सिर्फ वो फेंकने का काम करते हैं देश विदेश में, और हर जगह पे जाके फेंक रहे हैं, और धरातल पे काम शून्य है। क्योंकि कांग्रेस का जो हर काम था वो हर आदमी तक पहुंचता था। जैसे फ्री दवाई को ले लो, कांग्रेस की सुविधा है। और अब जो भी किसानों का कर्ज माफी है, हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो किसानों का ध्यान दे, युवाओं का ध्यान दे। 2 करोड़ नौकरियां मोदी देना चाहते थे, लेकिन एक भी नौकरी नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार चाहते हैं। जो 65 साल में नहीं हुआ, जो जिन्होंने 5 साल में कर दिया, तो ये सारे गठबंधन करके क्या कर पाएंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने। आप बताइए कैसी सरकार चाहते हैं 2019? हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं, क्योंकि 5 साल में काफी उन्होंने बदलाव किए हैं।
जनता भी जागरूक हुई है। और जहां तक बात है वो जो ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं उसमें जनता का साथ जरूरी है। अगर जनता ही साथ नहीं देगी तो कोई भी बदलाव नहीं हो सकता, चाहे कोई भी सरकार आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस सरकार हो। सरकार वही अच्छी जो जनता का विकास कर सके, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अगर वो जनता के लिए नहीं काम कर रही है तो मेरे हिसाब से तो ना मैं बीजेपी को सपोर्ट करूं ना मैं कांग्रेस को सपोर्ट करूं। अगर हम जनता को लेकर के या भारत के विकास को लेकर के बात करें तो वो ही एक अच्छी सरकार चुनी जानी चाहिए। तो कई तरह की बातें हैं। देखिए यहाँ पर सरकार को लेकर कैसी सरकार चाहिए उस पर भी जो हम लोग बात कर रहे हैं, उम्मीदें जो हैं वो बहुत होती है। देखिए युवाएं जो है उनको उम्मीदें, क्या उम्मीद रखते हैं आने वाली सरकार? मैं यही उम्मीद रखता हूं कि जैसे अभी वर्तमान सरकार ने मुद्रा योजना चालू की, जिससे लोगों को जो फंड नहीं था उनको फंड मिला और वो अपना बिजनेस कर पाए। इसी तरीके से केवल नौकरी के अलावा जो बिजनेस भी करके अपना रोजगार प्राप्त कर सके उस तरह का भी वो कार्य करे। तो आने वाली सरकार हो वो हर वर्ग की सरकार हो, उसमें हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। वो किसी एक विशेष वर्ग की सरकार ना हो और उसके अंदर युवाओं की पूरी भागीदारी होनी चाहिए। जैसा कि युवाओं को जो हम देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके अंदर युवाओं को बहुत कम अवसर प्रदान होते हैं, और वहीं जो सामने जो कांग्रेस या अन्य महागठबंधन के अंदर जितने भी प्रकार की जो भी पार्टियां हैं उनके अंदर जो भी आप देखोगे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको युवा मिलेंगे जो 50 या 40 की उम्र के अंदर होंगे। तो हमारी यही उम्मीद है कि आने वाली जो सरकार हो उसके अंदर पप्पू या फेंकू के ऊपर राजनीति ना हो, मतलब युवाओं की भागीदारी की ज्यादा भाग होनी चाहिए, क्योंकि आने वाला कल जो है वो युवाओं से ही ज्यादा प्रेरित होगा। और हम यही चाहते हैं कि आने वाली सरकार के अंदर युवाओं की, किसानों की बात होनी चाहिए, ना कि किसी जात पात या किसी भी प्रकार की बात होनी चाहिए। सरकार से मेरी उम्मीद ये रहेगी, सरकार चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, लेकिन वो राष्ट्र हित में काम करें और जो इंडिया पे विकासशील का टैग लगाए ना वो विकसित हो जाए। अच्छा, कुछ लड़कियां उनसे भी पूछ सकते हैं, आप बताइए क्या उम्मीद है? मेरी उम्मीद, मैं चाहती हूँ कि सरकार शिक्षा पे ज्यादा फोकस करे, क्योंकि एक जो मजबूत राष्ट्र होती है उसकी नींव शिक्षा ही होती है। और अगर देखा जाए कानून की, तो हमारे देश में कानून की कोई कमी नहीं है, हर चीज पे कानून है। अगर जरूरत है तो आज इन्हें लागू करने की, तो आज कानून हर चीज के हैं। चाहे तो देखें तो हम रेप पर भी कानून है, इसके आगे पोक्सो एक्ट भी लगा, लेकिन उसे लागू नहीं किया जा रहा। मुझे बस यही कहना है कि बस उसे लागू किया जाए। अगला सवाल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, आपके सपनों का भारत कैसा हो, क्या सोचते हैं, कैसा सपनों का भारत? हमारे सपनों का भारत की अगर हम बात करें तो ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ पे जो करप्शन हो रहा है आज की तारीख में वो करप्शन हटना चाहिए, और उसके बाद जो युवा वर्ग है उस युवा वर्ग को हर एक क्षेत्र में उसका योगदान होना चाहिए। कई ऐसे फील्ड है जहाँ पे कह देते हैं यहाँ पे युवाओं को एक्सपीरियंस नहीं है तो वहाँ नहीं लिया जाता। हर एक फील्ड में युवाओं को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, जिससे हमारा राष्ट्र जो है विकासशील से एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा। जिस तरीके से मंत्री वगैरह ये एक दूसरे पे कमेंट्स करते हैं कि इसने ये, इस पार्टी ने ये नहीं किया, इस पार्टी ने ये नहीं किया, इन सब को छोड़ के वो हमारे बारे में सोचे कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया और वो आगे क्या करने वाले हैं, इस सब के बारे में वो ये सोचे। सपनों का भारत कैसा? सपनों का भारत वही भारत हो कि जब हर विश्व गुरु बने भारत, और विश्व गुरु बनने के लिए सबसे बड़ी बात है कि जो जितने भी वर्ग हैं, जितने भी स्टेट है, जितने भी भाषाएं हैं, उनको सबको प्रतिनिधित्व मिले, और वही हमारे सपनों का भारत होगा। जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, किसान भाई, उन लोगों की भी पूरी बात सुनी जाए और उनके जो भी मुद्दे हैं उनको गौर से उनके ऊपर गौर किया जाए। आने वाली सरकार हो वो हर वर्ग के लिए काम करे, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग या कुछ चुनिंदा लोगों के लिए वो अपना काम ना करे। आप अगर एक दिन के लिए पीएम बनते तो क्या करते? मैं एक दिन के लिए पीएम बनता तो सबसे पहले किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करता और संपूर्ण भारत में टोल मुक्त, और युवाओं को रोजगार, इसमें नई नई योजना, और युवाओं को जो संविदा पर है इनको मैं परमानेंट करता। आप अगर एक दिन के लिए अगर पीएम बनते तो क्या करते? सर, मैं अगर पीएम बनता एक दिन के लिए तो सबसे पहले युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करवाता। दूसरी चीज ये होती कि भारत में गाय गोबर पे जो राजनीति हो रही है उसको बंद करवाते। ये भारत वो ही अच्छा है जो बिना जात पात का हो। आप बताइए। जी, मैं अगर एक दिन का प्रधानमंत्री बनता तो मेरे पास ज्यादा समय तो नहीं होता, पर मैं सबसे पहला एक ही काम करता कि जो संसद के अंदर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो राफेल घोटाले में मांग हो रही है उसके अंदर 30,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसको मैं उजागर करके उन पैसों को निकाल के और अपने जो किसान भाई है उनके उत्थान के लिए लगाता। सबसे पहली बात तो जो भी करप्शन हो रहा है, जो मंत्री करप्ट हैं उनको हटाते, ताकि देश में विकास का काम हो सके, और जो पैसा पड़ा है, काला धन है, वो गरीब लोगों में लग सके, जिससे कि उनका उत्थान हो और हमारा देश विकसित बने। आप बताइए, आप अगर पीएम बनती? मैं पीएम होती तो मैं ये देखती कि हमारी जो योजनाएं हैं वो कहाँ पे रुकी हुई है और मैं उस तरफ अपने कदम उठाती, क्योंकि योजनाएं ऑलरेडी बहुत है। अगर हो रहा है तो ये हम ये जो कदम उठा रहे हैं उसमें देरी हो रही है, मैं बस उसी में कदम उठाती। अगला सवाल ले लेते हैं, जो आपके मौजूदा सांसद हैं यहाँ पर,
उनसे कितना संतुष्ट है? आपकी कसौटी पर खरे उतरे कि नहीं उतरे, क्या कहें? यही कहना चाहूंगी कि थोड़ी बहुत तो कोशिशें जारी है और करी भी है, लेकिन काफी कुछ चेंज लाना और बाकी है जो कि नेसेसिटी है और चाहिए भी। जैसे कि स्वच्छता इतनी करी है लेकिन इतनी प्रॉपरली हर जगह पर नहीं हो पाई है। जैसे कि अभी करंट देखा जाए तो हर जगह हर स्ट्रीट्स में नाले के लिए तोड़ दिया गया है, लेकिन आधे तो वापस कवर अप भी नहीं हो पाए हैं और उसको वैसे ही छोड़ दिया गया। क्या वो आपकी कसौटी पर खरे उतरे कि नहीं उतरे? अर्जुन मेघवाल आपके यहाँ से सांसद है, क्या कहें? उन्होंने काम तो किया है, लेकिन वही बात है कि कुछ वक्त तो उनको भी लगेगा। वो भी कोई है तो इंसान ही। अगर थोड़ा सपोर्ट हम करें, थोड़ा सपोर्ट वो हमको करे तो बहुत कुछ करके अपन बहुत जल्दी किसी काम को कर सकते हैं। खरे तो उतरे ही हैं, तभी उन्हें वापस चुना भी जाता अगर ऐसा है। और काम करने की बात अगर रही तो सफाई है बहुत हद तक अगर देखा जाए तो आज बीकानेर वर्चस्व रखता है, न केवल राजस्थान में, भारत में भी नहीं, विश्व में भी अपना एक नाम रखने लगा है बीकानेर। तो कुछ तो उन्होंने किया ही है। अच्छा, पीछे कुछ लड़कियां खड़ी हैं, उनसे जान लेते हैं। आप बताइए किस तरह से आपके जो सांसद है आपकी कसौटी पर खरे उतरे? नहीं, मेरी कसौटी पे तो सांसद खरे नहीं उतरे, क्योंकि मुझे किसी से कोई उम्मीद ही नहीं है। मैं तो खुद संघर्ष करके आगे बढ़ने में बिलीव करती हूँ। आप बताइए, आपके जो सांसद है आपकी कसौटी पर खरे उतरे कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं उतरे सर, क्योंकि पिछले 5 साल से सक्रिय दलित राजनीति का सक्रिय भागीदारी मेरी रही है। जहां अम्बेडकर हॉस्टल से लेके हर एक छात्रावास में कोई सुविधाएं नहीं है। उनको अभी तक रजिस्टर करवा के हम इतनी बार उनके पास मुद्दे लेके गए हैं कि सर इनका आप उत्थान करिए। बच्चे दूर दराज से पढ़ने के लिए आ रहे हैं, अपना घर छोड़ के यहाँ पर रहने को आ रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति आप और हमें पता है, लेकिन फिर भी आप उनके लिए कोई हॉस्टल का निर्माण नहीं करवा पा रहे, रहने की व्यवस्था ही नहीं करवा पा रहे, फ्री सुविधाएं कुछ भी नहीं करवा रहे। तो मुझे ख्याल से अर्जुन आप जो कुछ शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो भी उस परिवार से बिलोंग करते हैं जिस परिवार से वो लोग निकल के आ रहे हैं। सांसद हम बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि उन्होंने ना बीकानेर का नाम बहुत ऊंचा किया है, क्योंकि टॉप 5 सांसद में अर्जुन जी का नाम आता है। तथा अर्जुन जी ने भूमि से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तथा बीकानेर में उन्होंने बहुत कार्य किया। देख ले 10 वर्षों में पिछले नहीं हुआ वो 10 वर्षों में हुआ है। और रही सांसद की बात और रही अपनी बात, तो व्यक्ति वो होना चाहिए जो अपना काम स्वयं कर सके। हम सांसद के भरोसे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये थे 5 सवालों के लगातार जिस तरह से जवाब यहाँ पर युवाओं से मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। मुद्दे चाहे तमाम पार्टियों की बात करें या साथ ही साथ बात करें स्टूडेंट लेवल पे, तो मुद्दों में और विचारों में कहीं ना कहीं जो कहा जा सकता है कि जो बदलाव है, जो असर है, वो दिखाई देता है। तो लगातार हम बात करें स्टूडेंट से, हम अपने फिर अगले सवालों के बीच यहाँ पर स्टूडेंट से जानेंगे कि आखिर उनका क्या सोचना है। हमारे जो महत्वपूर्ण 4 सवाल हैं वो ये है कि किसी भी तरह की कर्ज माफी कितनी जायज है, पहला सवाल हमारा। दूसरा ये कि आरक्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं। तीसरा सवाल ये कि देश की शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव की जरूरत है। चौथा सवाल, इस बार कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। पांचवा सवाल, हर 5 साल में सरकार बदलने की जो परिपाटी है उसको आप कैसे मानते हैं। तो किसी भी तरह से जो कर्ज माफी है वो कितनी जायज है, यहां से शुरू करते हैं। आप बताइए, कर्ज माफी जो है, जो अभी हाल ही में आपने देखा कि सरकार आने से पहले कांग्रेस ने कहा कि वो कर्ज माफ करेंगे, चाहे किसानों का हो चाहे बाकी चीजों का हो, तो किस तरह से देखते हैं, क्या तक जाएगा? मैं ये देखता हूँ कि कर्ज माफी की जानी चाहिए, लेकिन इसमें किसी भी तरह का छिपाव नहीं होना चाहिए। किसानों का कुछ प्रतिशत हिस्सा ही उससे लाभान्वित हो पाता है, और जब संपूर्ण किसान उससे लाभान्वित नहीं हो पाते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए हमारा ये कहना है कि अगर कर्ज माफी कर रहे हो, किसानों के भले के लिए कर रहे हो, तो वो संपूर्ण किसानों को हित को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। ये कहना चाहता हूँ कि किसान की कर्ज माफी करना अनिवार्य है। इसलिए है कि आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हर साल 15,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उनको न्याय तो मिलना चाहिए। हमारे जो पूरे शहर भी गांवों के ऊपर टिके हुए। एक समय ऐसा था भारत के अंदर गेहूं तक नहीं उत्पादन होता था, अमेरिका से लाते थे। उन्हीं किसानों ने भारत के अंदर इतना गेहूं पैदा किया कि लोग हमारे यहाँ से गेहूं ले जाते, और आज उनकी हालत खराब हो जाती है, कभी ओलावृष्टि से, अतिवृष्टि से। तो उन लोगों को वो पैसे कहाँ से लाए? हर चीज वो लोन लेके पास करते हैं। उनके 2 लाख रुपए 2 करोड़ के बराबर होते हैं। अच्छा, जो कर्ज माफी की बात कही या जो क्या कहाँ तक जायज है? जायज है, पर सिर्फ डीप मार्टरों की कर्ज माफी करना वो गलत है। और कर्ज माफी इसलिए जरूरी है क्योंकि एक आम किसान किसी से कर्ज लेकर अगर अपना फसल बना रहा है और उसकी फसल की उसको रकम ही नहीं मिल पा रही मार्केट से, तो उसको कर्ज भरेगा कहाँ से जब रकम ही वापस नहीं मिले? तो कहीं ना कहीं जायज है कर्ज माफी। आप बताइए, कर्ज माफी कहाँ तक? कर्ज माफी थोड़ी बहुत जायज है, पर लेकिन इसका दूसरा अपन ऑप्शन उठा सकते हैं कि अपन उस दाम पे, उस रेट पे उस फसल को खरीद लें कि उन्हें कर्ज की भी जरूरत नहीं पड़े, तो शायद ज्यादा अच्छा हो।
अच्छा, आरक्षण के बारे में क्या सोचते हैं? आरक्षण जो है वो अभी हाल ही के दिनों में देखने को मिला 10% आरक्षण जो है वो स्वर्ण जो जातियां उनको दिया गया है। आरक्षण को लेकर क्या सोचते हैं? एक्चुअली आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग डिजर्विंग है उनको नौकरी या जो भी चीज है मिलनी चाहिए। तो जो मेहनत करते हैं, इवन स्टडी के अंदर भी ये नहीं होना चाहिए कि जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको आप नौकरी दे दो और जो ऊपरी जाति के लोग हैं उनको नौकरी नहीं मिले, जबकि उनके नंबर या फिर वो ज्यादा पढ़ के भी अपनी नौकरी नहीं पाते। तो ये चीज गलत है। आरक्षण बिल्कुल जायज है, पर उस चीज का इम्प्लीमेशन बहुत गलत हुआ है। जब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण लगाया था उस समय ये था कि जो निचली जाति के वर्ग के लोग थे उनको बराबर लाने के लिए उन्होंने आरक्षण लगाया था, वो भी 10 सालों के लिए। पर वो उस समय उसको बंद कर देना चाहिए था, बाकी वो स्टिल अभी तक भी चल रहा है। वो आप बताइए, आरक्षण कहाँ तक जायज है? आरक्षण बिल्कुल जायज है सर। जैसे आज सामान्य वर्ग जितने पढ़ लिख कर भी नौकरी नहीं लग पा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण तो सामान्य वर्ग पे ही है। और दूसरी जगह अगर जहाँ तक सामान्य वर्ग जो सक्षम है उनको अगर नहीं भी आर्थिक आधार पे दे सकते हैं। व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है, किस तरह से देखते हैं, क्या जरूरत है? सर, शिक्षा विभाग में अगर देखें हम तो पिछले 60 साल हम देखते आ रहे हैं कांग्रेस सरकार के बारे में। तो कहीं भी यूनिवर्सिटी देख लो आप, आज देश में बहुत कम यूनिवर्सिटी है। आप देखो अमेरिका, साइंटिस्ट के मामले में देख लो, अमेरिका सबसे अव्वल है, अमेरिका, चीन, बल्कि भारत में है ही नहीं। भारत में बहुत कम साइंटिस्ट है, जो भी है अब साइंटिस्ट बनना चाहता है वो अमेरिका जाता है या कहीं जाता है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग के अंदर जो मोदी सरकार पिछले 5 साल से देश विदेश में घूमकर जो शिक्षा विभाग के लिए भारत को जोड़ने की कोशिश कर रही है वो लगातार करे और देश में थोड़ी सी व्यवस्था और अच्छी बनाए कि आम युवा जो भी गरीब हो चाहे अमीर हो वो सब अच्छी शिक्षा पा सके। अच्छा, आप बताइए, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है, किस तरह से? मुझे लगता है कि बदलाव की जरूरत है, क्योंकि आज शिक्षा व्यवस्था इतनी दूषित हो गई है कि आज हम बस वही सीख पा रहे हैं जो ऊपर बैठे कुछ लोग हमें सिखाना चाहते हैं, जबकि हम वो नहीं सीख पा रहे जिसकी आज हमें वास्तव में जरूरत है। तो मुझे लगता है कि इस पे फोकस करना चाहिए, शायद इसीलिए आज बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आप बताइए, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है? जी हाँ, बिल्कुल बदलाव की जरूरत है। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम है इंडिया में। प्रैक्टिकली नॉलेज देना या सिर्फ थ्योरेटिकली उसको फोकस किया जाता है, लेकिन हमें प्रैक्टिकली पूरा तरीके से जैसे कि बाहर देशों में होता है वैसे ही अपने इंडिया में भी उसको लाने की जरूरत है और एजुकेशन को और अप लेवल पर ले जाने की जरूरत है। आप बताइए, शिक्षा के साथ साथ बात कर रहे थे हम लोग, अब किस तरह से देखते हैं बदलाव को? शिक्षा की बदलाव को हम इस तरह से देख रहे हैं कि सर, जैसे पढ़ लिख के सबको गवर्नमेंट टीचर बनना है, लेकिन अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में कोई डालना नहीं चाहता। उस व्यवस्था को हमें सुधारना है कि हम अच्छी से अच्छी उन बच्चों को व्यवस्था दे पाए ताकि उन्हें दूर दराज गाँव से आके शहर में ना आना पड़े, उनको उनकी व्यवस्था वहीं मिल जाए, ताकि उनका खर्च का भार कम हो। जो किसान का बेटा उस पर कम से कम खर्च तो ना हो शिक्षा का। बार की जो लोकसभा चुनाव है उसमें कौन से मुद्दे आपको लगता है सबसे ज्यादा प्रभावी रहने वाले? सबसे ज्यादा प्रभावी भी होगा राफेल का मुद्दा, जो मोदी जी ने ये जो काला मुंह करके आए हैं वही होगा सबसे बड़ा। तो और दूसरी बात ये है कि मोदी जी बिल्कुल भारत के अंदर सबसे ज्यादा इन 4.5 सालों में जातिवाद बढ़ा है। आपको लगता है राफेल का मुद्दा रहेगा? ये मुद्दा रहेगा मुझे पता है, लेकिन मैं अपने भावी साथी को बताना चाहता हूं कि ये न्यायालय द्वारा उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, तो आप इस मुद्दे को उठा के कोई भी लोकसभा में इसका फायदा नहीं उठा सकते। आप बताइए। सर एज अ कानून का मैं एक स्टूडेंट हूं, उसके हिसाब से मैं ये पक्के से बता सकता हूं। मैंने जजमेंट पढ़ा है, उसके अंदर आर्टिकल 32 के अंदर की जो जुरिस्डिक्शन है, मेरे साथी दोस्त को बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये पॉलिसी मेकिंग का डिसीजन है और इसके अंदर हम इस आर्टिकल 32 के अंदर ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। इसी बात पे उन्होंने कहा कि ये PIL हम एडमिट नहीं कर सकते। उन्होंने किसी प्रकार की क्लीन चिट नहीं दी है। ये कह रहे हैं क्लीन चिट नहीं दी है, क्या कहेंगे? क्लीन चिट दी है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है, इसमें कोई दोहरा है नहीं। ये जो कोई घोटाला नहीं हुआ है इसमें तो इनका ये झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, बीजेपी ने कभी झूठ नहीं बोला है। जो वादा किया है, क्या वो कर्ज माफ का राहुल गांधी ने 10 दिन का कहा था वो हुआ? वो कह रहा है कर्ज माफ कोई सोल्यूशन नहीं है, तो फिर क्या हुआ? अगर आप संपूर्ण कर्ज माफ की बात करते हो फिर आप चुनाव बाद 2 लाख कर्ज अभी ये वापस कह रहे हैं कि हम लोकसभा चुनाव बाद वापस कर्ज माफ। आप बताइए। मुद्दे को लेकर बस ठीक है, उनकी तानाबानी चलती रहेगी और ये मुद्दा रहेगा जैसे राम मंदिर का मुद्दा रह रहा है, बस इश्यूज बढ़ते जाएंगे और आना जाना कुछ नहीं। जी, राम मंदिर पे सर जो भी दोनों पक्ष हैं उन्होंने अपनी तरफ से स्वेच्छापूर्ण कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा हम उसको मानेंगे, तो इस पे ज्यादा बहस करने की जरूरत भी नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसको सब पक्ष मानने के लिए तैयार है। पर कुछ लोग, जो कुछ संगठन है, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए उस मुद्दे को बार बार गर्म कर रहे हैं और एक वर्ग से दूसरे वर्ग को लड़ाने की जो ये राजनीति है भारतीय जनता पार्टी लड़ाने की राजनीति
भी है क्या? क्या कहेंगे आप? बताइए। राम मंदिर पे कभी फैसला आ सकता है, पर आगे से आगे डेट दी जा रही है विपक्ष के द्वारा। बिल्कुल विपक्ष के द्वारा अड़चने पैदा की जा रही है। विपक्ष के द्वारा आगे से आगे डेट देने का मतलब क्या है सर? आगे से आगे डेट दे रहे हैं, इसका मतलब ये विपक्ष इनके पास 60 साल सरकार थी, तो इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा ये बना भी रहे तो इनको 60 सालों में करना चाहिए था। इन 5 सालों में राम मंदिर इनको याद है, जब उनको 5 साल में। सर बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर बनवाने की बात की थी। उनके पास में पूर्ण बहुमत की सरकार है, अगर वो चाहें तो वो लोकसभा के अंदर उस बिल को ला सकते हैं। जिस प्रकार वो 3 तलाक पे मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने इतना अपना मतलब जो उनके प्रति जो उन्होंने अपनी संवेदनाएं जताई है, तो इतनी तत्परता वो राम मंदिर के मुद्दे पर भी दिखा सकते थे, पर वो उस मुद्दे को हमेशा जीवंत रखना चाहते हैं। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय सर्वोपरि है, जो वो कहेंगे वही होगा। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, नहीं कांग्रेस कर पाएगी। कांग्रेस कभी पिछले 60 साल में कितने घोटाले हुए आपको? देश में एकमात्र पार्टी कांग्रेस ही ऐसी है जो कभी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती, और बीजेपी का मुख्य एजेंडा यही है कि वो सिर्फ धर्म के नाम पर ही राजनीति करना चाहते हैं। कांग्रेसी सांसद कपिल सिब्बल ने जो यहाँ पे लगातार कार्यवाही होनी थी उसको रोकते हुए ये कहा कि कांग्रेस से राज्यसभा गवर्नमेंट थी, मंदिर का मुद्दा उठा था, उसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। ये कांग्रेस ही राजनीति करना चाहती है मंदिर के मुद्दे पर, और कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा नहीं है। सानी जी ने कहा था जब सारा विपक्ष एक हो जाए तो आप समझ लो आपका देश का नेतृत्व करने वाला नेता ईमानदार है। हम यही कहते हैं कि मोदी जी बहुत ईमानदार है। मोदी जी जिंदाबाद, कीदारी चोर है, गली गली में चोर है, चौकीदार चोर है, गली गली में। बड़ा मुद्दा है महंगाई, उसको लेकर क्या कहें? जी महंगाई, जो स्मृति ईरानी ये से गैस के सिलेंडर लेके सड़क पे बैठी थी, आज उसको देखना चाहिए कि 800 रुपए का सिलेंडर हो गया है। पेट्रोल के दाम 90 को क्रॉस, 70 साल के अंदर पहली बार 90 को क्रॉस किया है उन्होंने। आज तक कभी भी पूरे देश के इतिहास के अंदर पेट्रोल के दाम, और जबकि क्रूड ऑयल के जो इंटरनेशनल रेट्स है वो दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। और मोदी जी अपने कॉर्पोरेट। आप महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? आप जो सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सिलेंडर पर सब्सिडी मिल रही है, सिलेंडर पर सब्सिडी मिल रही है, तो सिलेंडर की बात कर रहे हैं। महंगाई कम हुई है, महंगाई कम हुई है। अगले आखिरी सवाल पर लिए चलते हैं आप सबको। लगता है यहाँ वाद विवाद बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। आखिरी सवाल ये कि जो हर 5 सालों में जो सरकार बदलने की जो परिपाटी है वो कहाँ तक ठीक लगती है आपको? जो सरकार बदलती रहती है, राजस्थान की बात करें, हर 5 साल के बाद कांग्रेस फिर बीजेपी, क्या कहेंगे इस परिपाटी? सर जो ये है, ये वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन जो भारत में सरकार बनेगी, पूर्व केंद्र में तो मोदी आएगा, ये श्योर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन इसमें क्या है, जनता कभी किसी को स्वीकार करती, कभी किसी को करती। राजस्थान का ये अलग मुद्दा है सर, ये राजस्थान का अलग मुद्दा है। आप बताइए, जो हर 5 सालों में सरकार बदलती है उसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। मोदी जी ने 5 साल में बहुत तरक्की की है, जो उन्होंने किसानों का भी सोचा है। और पर हाँ, कुछ कमियां रही है जो शायद वो अब अगर जीत जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, शायद पुनः अपनी गलतियों को सुधारे और कुछ कुछ कमियां उनको पूरी करे। हम इस बार मोदी सरकार की 5 साल में जो सरकार बदलने की परिपाटी है, क्या कहें? 5 साल में सरकार बदली है तो वापस अगर मोदी जी की सरकार आए तो हम इससे सहमत होंगे। अगर उन्होंने नोटबंदी की, जीएसटी की, उससे एक बार हमारे देश पे जरूर गलत प्रभाव पड़ा था, पर आने वाले समय के लिए, हमारे युवा वर्ग के लिए और हमारे सभी पूरे देश के लिए ये बहुत ही अच्छा काम था उन्होंने, और मैं उनके सभी फैसलों से सहमत हूँ। अच्छा, आप बताइए, जो हर 5 साल में जो सरकार बदलने की परिपाटी है, क्या कहेंगे? सरकार बदलनी जरूरी है। अगर कोई भी सरकार 10 साल तक कंटिन्यू रहे तो तानाशाह हो जाएंगे, जिस प्रकार मोदी तानाशाह है। पिछली बार उन्होंने नोटबंदी की, 157 लोग मरे, उनका जिम्मेदार कौन होगा? नरेंद्र मोदी जिम्मेदार होगा उसका? कौन होगा जिम्मेदार? पिछले 70 साल से कांग्रेस सरकार थी सर, तो इस बार राजस्थान में 100% बीजेपी सरकार आ जाती, पर इसका मेन मुद्दा था सवर्णों की नाराजगी। जो मोदी जी ने अब सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर उसको अपने बराबर कर लिया, सबसे आनंद का मुद्दा था। और भी बहुत मुद्दे थे सवर्णों की नाराजगी, जबकि सवर्णों की बहुत सी समस्या थी जो मोदी जी ने और वसुंधरा सरकार ने नहीं सुनी थी, जिसके कारण उन्हें लगभग 20-30 सीटों का नुकसान हुआ था। क्या आज 5 सालों में हमारा देश का जवान घर उठाए कह सकता है कि हाँ, हम इंडियन आर्मी है? वो पहले सर सामने से विपक्ष वालों का कुछ जवाब नहीं था, आज सामने से मुंह तोड़ जवाब दिया था, वो सिर्फ मोदी के राज में। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के अंदर भारत का झंडा लहराया था। इंदिरा गांधी जो आयरन लेडी थी, उसने भारत का सबसे ज्यादा विकास किया है। और मनमोहन सिंह जी ने अपने 10 साल में कभी भी पाकिस्तान जाके नवाज शरीफ की मां के पैर नहीं छुए और बिरयानी नहीं खाई है वहाँ पे कभी भी। आप सबके मुंह पे आजकल मोदी सरकार है, कांग्रेस का तो नाम ही नहीं है।
घोटाले की बात कर रहे थे। जहाँ तक सरकार बदलने की बात है तो ये हो सकता है कि कोई भी सरकार 5 सालों में इतना काम नहीं कर पा रही है कि या फिर अपने कामों पे खरा नहीं उतर रही है, जिससे जनता को ये लग रहा है कि हम उन्हें वोट नहीं देकर दूसरी सरकार को। सर घोटालों की बात करें, जैसे राफेल घोटाला 5 सालों में एक और हुआ ना, पिछले 60 सालों में सब घोटाला नहीं, घोटाला आप एकदम नाम ले रहे हो, आप नाम ले रहे हो। बता रहे वो भूल गए सर। एक मिनट ये थी वर्तमान सरकार को लेकर युवाओं के मन की बात। कहीं ना कहीं ये बात आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। हम मौजूद थे बीकानेर के BJS रामपुरिया लॉ कॉलेज से। कल फिर हाजिर होंगे एक नए कैंपस के साथ यंग इंडिया कार्यक्रम को लेकर। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर।